ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट के तीसरे प्रयोग अर्थात अंतर परीक्षण युग्मित न्यायादर्श का अध्ययन करेंगे। सुनने में यह नाम आपको काफ़ी कठिन लग रहा होगा, अंतर परीक्षण युग्मित न्यायादर्श। अंतर परीक्षण युग्मित न्यायादर्श, लेकिन जब आप व्यवहारिक जगत में इसका उपयोग सुनेंगे और इसका प्रयोग देखेंगे तो आपको यह रुचिकर प्रतीत होगा और आप विभिन्न शोधों में इसका प्रयोग कर पाएंगे। जब आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति होती हो कि आप किसी क्रिया, घटना या प्रयास के प्रभाव को ज्ञात करना चाहते हैं कि इस क्रिया या घटना या प्रयास के फलस्वरूप क्या अंतर पड़ा, तो जो अंतर पड़ा वो सार्थक है या नहीं है, इस चीज़ की जांच इस विधि से की जाती है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि कोई छात्र है, फैशन सा हो गया है कोचिंग पढ़ना, तो किसी छात्र पे कोचिंग का क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि उसके नंबर जब वो कोचिंग नहीं करता था तब कितने आते थे, कोचिंग करने के बाद उसके नंबर कितने आने लगे। तो जो उसके प्राप्तांकों में यह जो परिवर्तन हुआ है ये सार्थक है या अर्थहीन है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अपने खेत में किसी खाद का प्रयोग किया, तो जब आप खाद का प्रयोग नहीं कर रहे थे तब आपको क्या प्रोडक्शन मिल रहा था, और जब आपने खाद का प्रयोग किया उसके बाद आपको कितना प्रोडक्शन मिला। यह जो उत्पादन में अंतर आया वह सार्थक है या निरर्थक है। दूसरा। तीसरा, आपके खेत में गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, आपको लग रहा है जैसे उपज कम हो रही है, मिट्टी को उपचार की ज़रूरत है। आपने मिट्टी को उपचारित किया और उपचारित करने के बाद में देखा कि प्रोडक्शन क्या हुआ। तो ये जो अंतर आया ये सार्थक है या निरर्थक है, इसकी जांच इस विधि द्वारा की गई। जैसे कि किसी व्यक्ति ने प्रवास से पहले जो आय प्राप्त करी और प्रवास के बाद जो आय प्राप्त करी, उसके इकोनॉमिक स्टेटस में या उसके इनकम में जो अंतर आया वो सार्थक है या निरर्थक है। हम इस अंतर परीक्षण युग्मित न्यायादर्श में यही जांचने का कार्य करते हैं। इसके विभिन्न प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं, जैसे किसी को कोई दवा दी जा रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, जैसे किसी को कुछ आहार में कोई टॉनिक दिया गया, उस टॉनिक का क्या प्रभाव पड़ा। ये विभिन्न क्षेत्र इसके हो सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमारे पास में दो प्रतिदर्श होते हैं। दो प्रतिदर्श क्या होते हैं? दो आंकड़े होते हैं। एक आंकड़े होते हैं स्थिति के पूर्व के और एक होते हैं पश्चात के। तो अंतर परीक्षण के लिए घटना से पहले और बाद के जो आंकड़े हैं, यानी कि घटना के बाद जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उनमें से घटना से पहले वाले आंकड़ों को हम घटा करके वृद्धि या कमी, जो डिफरेंस आया होता है, वह ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि कोचिंग में पढ़ने से पहले 80 नंबर आते थे, कोचिंग में पढ़ने के बाद में 100 नंबर आने लगे, तो 100 माइनस 80 होगा। जैसे कि कोचिंग में पढ़ने से पहले
50 नंबर आते थे कोचिंग में पढ़ने के बाद, 30 आने लगे, तो 30 माइनस 50 होगा। बाद वाले में पहला वाला घटेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर जो अंतर आएंगे उन अंतर का समानांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा, फिर उस माध्य से विचलन ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। फिर विचलन का वर्ग किया जाएगा और उन वर्गों को जोड़ दिया जाएगा, फिर मानक विचलन ज्ञात किया जाएगा सूत्र के द्वारा, और फिर टी टेस्ट के फॉर्मूले के द्वारा हम टी टेस्ट की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% सार्थकता स्तर पे सारणी के मान से टी के मान को कंपेयर करेंगे। अब देखिए कि ये सब कुछ हम करेंगे कैसे। इसके लिए मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है, उसको देखिएगा। यह वह डॉक्यूमेंट डॉक्टर PM शर्मा भूगोल में सांख्यिकीय विधियां पेज 647 से लिया गया है। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, हम लोग उस उदाहरण के द्वारा ही इस विधि को समझेंगे। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी गांव के 10 खेतों में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्विंटल में मिट्टी उपचार से पूर्व और मिट्टी उपचार के बाद दिए गए हैं। यानी कि कोई गांव है, उस गांव के 10 खेत हैं, उस 10 खेत का उत्पादन का आंकड़ा एकत्रित किया गया मिट्टी को उपचारित करने से पूर्व और मिट्टी को उपचारित करने के बाद। तो मिट्टी के उपचारित करने से पूर्व 18, 21, 16, 20, 24, 19, 22, 16, 23, 25 10 खेतों में इस तरह से उत्पादन होता था कुंतलों में। और उपचारित होने के बाद 21, 25, 20, 25, 28, 21, 19, 18, 21, 30 इस रूप में उत्पादन होने लगा। तो प्रश्न उठता है, यह जो उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्या यह सार्थक है या निरर्थक है? सबसे पहले हम शून्य परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं। शून्य परिकल्पना हमने बनाई कि मिट्टी उपचार से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। यानी कि मिट्टी उपचार का ये जो वृद्धि आपको दिखाई दे रही है, ये वृद्धि अर्थहीन है, सार्थक नहीं है। हमने शून्य परिकल्पना ये बनाई। अब हम देखते हैं कि अब हम टी टेस्ट के द्वारा इस शून्य परिकल्पना की जांच कैसे करेंगे। देखिए, मिट्टी उपचार से पूर्व 18, 21, 16, 20, 24, 19, 22, 16, 23, 25 इन 10 खेतों में ये उत्पादन होता था उपचार से पूर्व। उपचार के बाद में जहां 18 उत्पादन होता था वहां 21 होने लगा, जहां 21 होता था वहां 25 होने लगा, जहां 16 होता था वहां 20 होने लगा, जहां 20 होता था वहां 25 होने लगा, जहां 24 होता था वहां 29 होने लगा, जहां 19 होता था वहां 21 होने लगा, जहां 22 होता था वहां 19 होने लगा, जहां 16 होता था वहां 18 होने लगा, जहां 23 होता था वहां 21 होने लगा, जहां 25 होता था वहां 30 होने लगा। अब हम यह जो उपचार के बाद परिवर्तन हुआ है इसकी गणना कर लेते हैं। देखिए, वृद्धि भी हुई है, कहीं कहीं पे अधिकतर जगह वृद्धि हुई है, एक दो जगह कमी भी हुई है, ठीक है। तो ये जो वृद्धि या कमी हुई है, यानी कि ये जो परिवर्तन हुआ है, अब हम इसकी गणना कर लेते हैं। बाद वाले में बाद वाला जो मूल्य है उसमें पहले वाला मूल्य घटा देते हैं। यानी कि मिट्टी उपचार से पूर्व 18 थी और उपचार के बाद में 21 हो गई, 21 कुंतल का प्रोडक्शन करने लगी, तो इस 21 में से 18 घटेगा तो +3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो बाद वाली वैल्यू हैं गेहूं उत्पादन की 21, 25, 20, 25, 29, 21, 19, 18, 21, 30 इसमें क्रमशः इनसे संबंधित मिट्टी उपचार से पूर्व वाले मूल्य
18, 21, 16, 20, 24, 19, 22, 16, 23, 25 घटा दिए जाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? +3, +4, +4, +5, +5, +20, -3, +2, -2, +5। प्लस प्लस वाले आप जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाले जोड़ लीजिए, तो +30 हो गया, -5 हो गया। +30 और -5 को जोड़ा जाएगा तो 25 आ गया, यानी कि सिग्मा डी की वैल्यू हमारे पास में 25 आ गई। अब हम समानांतर माध्य निकाल लेंगे, यानी कि डी बार इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एन। 25 में हमने 10 से भाग दे दिया, 10 हमारे कुल खेत थे, ठीक है। किसी गांव के 10 खेत, कुल खेत कितने थे? 10, 25 में हमने 10 से भाग किया तो आया 2.5। 2.5 ये क्या है? ये इसका समानांतर माध्य है, ठीक है। किसका समानांतर माध्य है? ये जो आपने वृद्धि या कमी जो हुई है इस संख्या का। तो अब हम ये जो समानांतर माध्य हमें प्राप्त हुआ है, अब हम इस माध्य से विचलन ज्ञात करते हैं, यानी कि 2.5 को हम +3 में घटा देंगे, ठीक है। फिर 2.5 को हम +4 में घटा देंगे, फिर 2.4 को +4 में, फिर 2.5 को +5 में, फिर 2.5 को +5 में, फिर 2.5 को +2 में, फिर 2.5 को -3 में, फिर 2.5 को +2 में, फिर 2.5 को -2 में, फिर +2.5 को +5 में, ठीक है। तो जब हम यह प्रक्रिया करते हैं तो 3 में से 2.5 घटाया जाएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। फिर 1.5 आएगा, 1.5 आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। 2 में से -2.5 किया जाएगा तो -0.5 आएगा। -3 में जब -2.5 किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और निशान माइनस का, यानी कि -5.5 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में इसी तरीके से जहाँ पे -2 है वहाँ पे -4.5 हो जाएगा, फिर +5 जहाँ पे है वहाँ +2.5 हो जाएगा। इसको ये पूरा हमें क्या मिल गया? ये हमें विचलन मिल गया। अब हम इस विचलन का वर्ग कर देते हैं, यानी कि 0.5 गुणे 0.5। तो जब हम इस विचलन का वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.25, 2.25, 2.25, 6.25, 6.25, 0.25। ये जितने भी मूल्य हमें प्राप्त हुए हैं इनको हम जोड़ लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 74.50। ये हो गया सिग्मा विद इन ब्रैकेट d माइनस डी बार का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके फॉर्मूले में इन्हीं 3 मानों की आवश्यकता यहाँ पे है। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है S इज इक्वल टू √ सिग्मा d माइनस डी बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। सिग्मा विद इन ब्रैकेट d माइनस डी बार का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है 74.50, ठीक है। 74.50 अपॉन 9, ठीक है। 74.50 में हम 9 से भाग दे देते हैं, जितना आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं तो उत्तर हमारे पास 2.877 आएगा, ठीक है। फिर t का मान ज्ञात करने के लिए d बार √n अपॉन s, d का यानी कि समानांतर माध्य जो निकला है वो 2.5 निकला है। 2.5 गुणे √10 अपॉन 2.877। तो यहाँ पे हमें जो मान प्राप्त हुआ वो 2.747 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हमें पुनः डिग्री ऑफ फ्रीडम पर देखना है कि यह जो हमें t का मान प्राप्त हुआ है उससे हमें तुलना करनी है। तो अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी कि हमारी n-1, n हमारा कितना है कुल? n हमारा 10 है, 10 में से 1 घटा 9 हुआ। 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 या 5% सार्थकता स्तर पर सारणी का मान हम देखते हैं। जो सारणी का मान हमने आपको परसों भेजा था उसी सारणी पे, तो वहाँ पे जब आप जाकर के देखते हैं तो आप सारणी का मान पाते हैं 2.262
और आपने आज जो टी का मान की गणना की है वो 2.747 की है, यानी कि सारणी के मान से आकलित किया हुआ मान अधिक है। ठीक है, जब हमारा आकलित किया हुआ मान सारणी के मान से अधिक होता है तो हमारी शून्य परिकल्पना निरस्त हो जाती है। हमारी शून्य परिकल्पना क्या थी? हमारी शून्य परिकल्पना थी कि मिट्टी उपजार से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि मिट्टी उपजार से ये जो उत्पादन में वृद्धि हुई है वो सार्थक नहीं है। हमारी शून्य परिकल्पना आज निरस्त हो गई है। इसका अभिप्राय यह है कि गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में मिट्टी उपचार से वृद्धि जो हुई है वो सार्थक है, वो अर्थपूर्ण है। इस तरीके से हम अंतर परीक्षण युग्मित न्यायादर्श की जांच करते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट के द्वारा। इसी के साथ यह व्याख्यान यहीं पे समाप्त होता है। जहां कहीं भी आपको संशय हो, कोई प्रश्न हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनुराधा, दिलीप प्रसाद, हरिकांत राय, कृष्ण कुमार राय, मधु पांडे, जी ठीक है। ये जो आपने डिफरेंस निकाला, यानी कि आपके पास में दो मूल्य दिए गए हैं। ठीक है, एक है उपचार से पूर्व की वैल्यू और एक है मिट्टी उपचार के बाद की वैल्यू। आपके पास डॉक्यूमेंट खुला हुआ है? ठीक है, देखिए मिट्टी उपचार से पूर्व 18, 21, 16, 20, 24, 19, 22, 16, 23, 25 10 खेत इस तरह से क्विंटल में प्रति एकड़ उत्पादन करते थे। ठीक है, मिट्टी का उपचार हुआ तो उसके बाद जहां उत्पादन 18 होता था वहां 21 होने लगा, जहां 21 होता था वहां 25 होने लगा, जहां 16 होता था 20 होने लगा, जहां 20 होता था वहां 25 होने लगा, जहां 24 होता था वहां 29 होने लगा, जहां 19 होता था वहां 21 होने लगा, जहां 22 होता था वहां 19 होने लगा, जहां 16 होता था वहां 18 होने लगा, जहां 23 होता था वहां 21 होने लगा, जहां 25 होता था वहां 30 होने लगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहीं कहीं उत्पादन बढ़ गया है और कहीं कहीं घट भी गया है। तो यह जो परिवर्तन हुआ है, सबसे पहले उस परिवर्तन को हम निकाल लेते हैं। ये जो बढ़ा है या घटा है, यानी कि जो डिफरेंस आया है उसको हमने कैपिटल डी से यहाँ पे दिखाया है। तो डी हम निकालेंगे, यानी कि जो बाद वाली वैल्यू है उसमें पहले वाली वैल्यू घटा देंगे, यानी कि 21 में से 18 घटा दिया पहली लाइन में। ठीक है, फिर बाद में हमने 25 में से 21 घटा दिया। इसी तरह से जो हमें डी प्राप्त हुआ सारे 10 खेतों का, वो मिला हमें +3 +4 +4 +5 +5 +2 -3 +2 -2 +5। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, फिर वो आपस में घट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 25 आ जाएगा। अब हम इसका निकाल लेते हैं, ये जो 25 आया है इसका निकाल लेते हैं समानांतर माध्य, यानी कि इसमें जो खेतों की कुल संख्या है उससे भाग दे देते हैं। तो खेतों की कुल संख्या है हमारी 10, तो 10 से हमने 25 में भाग दे दिया तो आ गया 2.5। अब 2.5 को हम ये जो +3 +4 आया है इसमें घटा देते हैं, यानी कि d माइनस डी बार, ये जो माध्य आया है इसको हम d में से घटा देते हैं। 2.5 को किस में घटा दिया? ये d के जो मान आए थे इन सब में हमने घटा दिया, तो +0.5 आ गया, -1.5 आ गया, +1.5 आ गया, ये हमें मान प्राप्त हो गए। और ये जो मान हमें प्राप्त हुए, जैसे कि +0.5 प्राप्त हुआ तो इसका हमने वर्ग कर दिया। वर्ग का मतलब होता है 0.5 में हमने 0.5 से गुणा कर दिया। ठीक है, सभी के साथ हमने ऐसा कर लिया और फिर सबको जोड़ लिया, तो उसको कहा गया सिग्मा डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर। तो हमें ये मूल्य प्राप्त हो गया 74.50।
उसी मान का आगे हमने जब मानक विचलन निकाला अंतरों का, तो वहाँ पे हमने प्रयोग किया, और आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब कुछ निकाली जा चुकी हैं, उनको हमने सूत्र में रखा और हमने टी का मान ज्ञात किया, और टी के मान को हमने सारणी के मान से कंपेयर किया, और कंपेयर करने पे ये पाया कि हमने जो आकलित किया है मान वो हमारा अधिक है सारणी के मान से। ठीक है, तो हमारी आज शून्य परिकल्पना गलत हो गई, निरस्त हो गई, यानी कि गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में मिट्टी उपचार से जो वृद्धि हुई वो अर्थपूर्ण हुई। इस तरह से हमने टी टेस्ट के द्वारा जो अंतर परीक्षण युग्मिक न्यायादर्श की जांच की। ठीक है, रोशन कुमार, रोशनी कुमारी, स्वीटी कुमारी, पूनम कुमारी, पूजा पांडे। ठीक है, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन हम पुनः एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी गांव के 10 खेतों में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्विंटल में मिट्टी उपचार से पूर्व और मिट्टी उपचार के बाद दिए गए हैं। यानी कि कोई गांव है, उस गांव के 10 खेत हैं, उस 10 खेत का उत्पादन का आंकड़ा एकत्रित किया गया मिट्टी को उपचारित करने से पूर्व और मिट्टी को उपचारित करने के बाद। तो मिट्टी के उपचारित करने से पूर्व 18, 21, 16, 20, 24, 19, 22, 16, 23, 25 10 खेतों में इस तरह से उत्पादन होता था कुंतलों में। और उपचारित होने के बाद 21, 25, 20, 25, 28, 21, 19, 18, 21, 30 इस रूप में उत्पादन होने लगा। तो प्रश्न उठता है, यह जो उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्या यह सार्थक है या निरर्थक है? सबसे पहले हम शून्य परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं। शून्य परिकल्पना हमने बनाई कि मिट्टी उपचार से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि मिट्टी उपचार का ये जो वृद्धि आपको दिखाई दे रही है, ये वृद्धि अर्थहीन है, सार्थक नहीं है। हमने शून्य परिकल्पना ये बनाई। अब हम देखते हैं कि अब हम टी टेस्ट के द्वारा इस शून्य परिकल्पना की जांच कैसे करेंगे। देखिए, मिट्टी उपचार से पूर्व 18, 21, 16, 20, 24, 19, 22, 16, 23, 25 इन 10 खेतों में ये उत्पादन होता था उपचार से पूर्व। उपचार के बाद में जहाँ 18 उत्पादन होता था वहाँ 21 होने लगा, जहाँ 21 होता था वहाँ 25 होने लगा, जहाँ 16 होता था वहाँ 20 होने लगा, जहाँ 20 होता था वहाँ 25 होने लगा, जहाँ 24 होता था वहाँ 29 होने लगा, जहाँ 19 होता था वहाँ 21 होने लगा, जहाँ 22 होता था वहाँ 19 होने लगा, जहाँ 16 होता था वहाँ 18 होने लगा, जहाँ 23 होता था वहाँ 21 होने लगा, जहाँ 25 होता था वहाँ 30 होने लगा। अब हम यह जो उपचार के बाद परिवर्तन हुआ है इसकी गणना कर लेते हैं। देखिए, वृद्धि भी हुई है, कहीं कहीं अधिकतर जगह वृद्धि हुई है, एक दो जगह कमी भी हुई। ठीक है, तो ये जो वृद्धि या कमी हुई है, यानी कि ये जो परिवर्तन हुआ है, अब हम इसकी गणना कर लेते हैं। बाद वाला जो मूल्य है उसमें पहले वाला मूल्य घटा देते हैं। यानी कि मिट्टी उपचार से पूर्व 18 थी और उपचार के बाद में 21 हो गई, 21 कुंतल का प्रोडक्शन करने लगी, तो इस 21 में से 18 घटेगा तो +3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो बाद वाली वैल्यू हैं गेहूं उत्पादन की 21, 25, 20, 25, 29, 21, 19, 18, 21, 30 इसमें क्रमशः इनसे संबंधित
मिट्टी उपचार से पूर्व वाले मूल्य 18, 21, 16, 20, 24, 19, 22, 16, 23, 25 घटा दिए जाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? +3, +4, +4, +5, +5, +20, -3, +2, -2, +5। प्लस प्लस वाले आप जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाले जोड़ लीजिए, तो +30 हो गया, -5 हो गया। +30 और -5 को जोड़ा जाएगा तो 25 आ गया, यानी कि सिग्मा डी की वैल्यू हमारे पास में 25 आ गई। अब हम समानांतर माध्य निकाल लेंगे, यानी कि डी बार इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एन। 25 में हमने 10 से भाग दे दिया, 10 हमारे कुल खेत थे, ठीक है। किसी गांव के 10 खेत, कुल खेत कितने थे? 10, 25 में हमने 10 से भाग किया तो आया 2.5। 2.5 ये क्या है? ये इसका समानांतर माध्य है, ठीक है। किसका समानांतर माध्य है? ये जो आपने वृद्धि या कमी जो हुई है इस संख्या का। तो अब हम ये जो समानांतर माध्य हमें प्राप्त हुआ है, अब हम इस माध्य से विचलन ज्ञात करते हैं, यानी कि 2.5 को हम +3 में घटा देंगे, ठीक है। फिर 2.5 को हम +4 में घटा देंगे, फिर 2.4 को +4 में, फिर 2.5 को +5 में, फिर 2.5 को +5 में, फिर 2.5 को +2 में, फिर 2.5 को -3 में, फिर 2.5 को +2 में, फिर 2.5 को -2 में, फिर +2.5 को +5 में, ठीक है। तो जब हम यह प्रक्रिया करते हैं तो 3 में से 2.5 घटाया जाएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। फिर 1.5 आएगा, 1.5 आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। 2 में से -2.5 किया जाएगा तो -0.5 आएगा। -3 में जब -2.5 किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और निशान माइनस का, यानी कि -5.5 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में इसी तरीके से जहाँ पे -2 है वहाँ पे -4.5 हो जाएगा, फिर +5 जहाँ पे है वहाँ +2.5 हो जाएगा। इसको ये पूरा हमें क्या मिल गया? ये हमें विचलन मिल गया। अब हम इस विचलन का वर्ग कर देते हैं, यानी कि 0.5 गुणे 0.5। तो जब हम इस विचलन का वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.25, 2.25, 2.25, 6.25, 6.25, 0.25। ये जितने भी मूल्य हमें प्राप्त हुए हैं इनको हम जोड़ लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 74.50। ये हो गया सिग्मा विदिन ब्रैकेट d माइनस डी बार का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके फॉर्मूले में इन्हीं 3 मानों की आवश्यकता यहाँ पे है। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है S इज इक्वल टू √ सिग्मा d माइनस डी बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। सिग्मा विद इन ब्रैकेट d माइनस डी बार का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है 74.50, ठीक है। 74.50 अपॉन 9, ठीक है। 74.50 में हम 9 से भाग दे देते हैं, जितना आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं तो उत्तर हमारे पास 2.877 आएगा, ठीक है। फिर t का मान ज्ञात करने के लिए d बार √n अपॉन s। d का यानी कि समानांतर माध्य जो निकला है वो 2.5 निकला है, 2.5 गुणे √10 अपॉन 2.877। तो यहाँ पे हमें जो मान प्राप्त हुआ वो 2.747 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हमें पुनः डिग्री ऑफ फ्रीडम पर देखना है कि यह जो हमें t का मान प्राप्त हुआ है उससे हमें तुलना करनी है। तो अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी कि हमारे n-1, n हमारा कितना है कुल? n हमारा 10 है, 10 में से 1 घटा 9 हुआ। 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 या 5% सार्थकता स्तर पर सारणी का मान हम देखते हैं। जो सारणी का मान हमने आपको परसों भेजा था उसी सारणी पे, तो वहाँ पे जब आप जाकर के देखते हैं तो आप सारणी का मान पाते हैं 2.262
और आपने आज जो टी का मान की गणना की है वो 2.747 की है, यानी कि सारणी के मान से आंकलित किया हुआ मान अधिक है। ठीक है, जब हमारा आंकलित किया हुआ मान सारणी के मान से अधिक होता है तो हमारी शून्य परिकल्पना निरस्त हो जाती है। हमारी शून्य परिकल्पना क्या थी? हमारी शून्य परिकल्पना थी कि मिट्टी उपचार से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि मिट्टी उपचार से ये जो उत्पादन में वृद्धि हुई है वो सार्थक नहीं है। हमारी शून्य परिकल्पना आज निरस्त हो गई है। इसका अभिप्राय यह है कि गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में मिट्टी उपचार से वृद्धि जो हुई है वो सार्थक है, वो अर्थपूर्ण है। इस तरीके से हम अंतर परीक्षण युग्मिक न्यायादर्श की जांच करते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट के द्वारा। इसी के साथ यह व्याख्यान यहीं पे समाप्त होता है। जहाँ कहीं भी आपको संशय हो, कोई प्रश्न हो, कुछ ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनुराधा,